तो ये तुम थे। विक्रम के मुंह से निकले ये शब्द एक धीमी सरगोशी नहीं, बल्कि एक आने वाले तूफान का ऐलान थे। उसके अंदर गुस्से, बेइज्जती और नफरत का एक ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसकी आग में वो खुद जल रहा था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन, जिसे वो एक सड़क का कीड़ा समझकर कुचल चुका था, वो उसकी नाक के नीचे, उसके अपने किले में, उसकी हर चाल को देख और समझ रहा था। और वो विक्रम शर्मा, शहर का सबसे शातिर खिलाड़ी, उसे पहचान तक नहीं पाया। ये बेइज्जती उसके लिए ओबेरॉय के हाथों हुई हार से भी बड़ी थी। उसने गुस्से में वो फाइल दीवार पर दे मारी। अर्जुन, उसका नाम एक जानवर की गुर्राहट की तरह उसके मुंह से निकला। उसने तुरंत अपने पिता रमेश शर्मा को फोन किया। डैड, वी हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम। उसने बिना किसी भूमिका के कहा। वो लड़का अर्जुन, ही वॉज इन द बोर्डरूम टुडे, ओबेरॉय का जूनियर लीगल असिस्टेंट बनकर। फोन की दूसरी तरफ एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर रमेश शर्मा की ठंडी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज आई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पूरा यकीन है? हां डैड, मैंने अभी उसकी तस्वीर देखी। वो वही था। वो हमारी सारी बातें सुन रहा था, हमारे टेंडर के प्लान, हमारे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, सब कुछ। तो अब वो सिर्फ एक लाचार लड़का नहीं रहा, रमेश ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कहा। अब वो ओबेरॉय का हथियार बन चुका है, एक ऐसा हथियार जिसे हमारी हर कमजोरी पता है। यह बहुत बुरा हुआ विक्रम, बहुत बुरा। विक्रम अपने पिता की डांट से और भी भड़क गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं डैड, उसने अपने दांत पीसते हुए कहा। मैं उसे इस धोखे की ऐसी सजा दूंगा कि वो अपनी अगली 7 पुश्तों तक याद रखेगा। इस आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान अर्जुन अपने नए ठिकाने पर मिस्टर ओबेरॉय के साथ अपनी अगली रणनीति बनाने में लगा हुआ था। उसका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। बोर्डरूम में विक्रम को इतने करीब से देखने के बाद उसके अंदर का डर कम और जीतने का जुनून बढ़ गया था। हमें उस टेंडर में कंपीट करने के लिए एक नई कंपनी रजिस्टर करनी होगी अर्जुन, मिस्टर ओबेरॉय उसे समझा रहे थे। एक ऐसी कंपनी जिसका कागजों पर हम दोनों से दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो। एक साफ सुथरी छोटी सी इंजीनियरिंग फर्म जिसे हम पर्दे के पीछे से कंट्रोल करेंगे। अर्जुन बहुत ही ध्यान से एक एक डिटेल को समझ रहा था। अब वो सीख रहा था कि कैसे इस कॉरपोरेट जंग में पहचान को छुपाना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। तभी मिस्टर ओबेरॉय का एक असिस्टेंट अंदर आया। उसके हाथ में कुछ चिट्ठियां थीं। सर, ये आपके पुराने एड्रेस पर आए हुए कुछ लेटर्स हैं जो हमने फॉरवर्ड करवाए थे। मिस्टर ओबेरॉय ने चिट्ठियां ली। उनमें से एक पर उनकी नजर ठहर गई। वो एक आम सा लिफाफा नहीं था, वो एक महंगा चमकदार लिफाफा था और उस पर नाम लिखा था मिस्टर अर्जुन शर्मा, केयर ऑफ सिंह गैराज, विजयनगर, गाजियाबाद। लगता है तुम्हारे लिए कुछ है अर्जुन। उन्होंने वो लिफाफा अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अर्जुन ने हैरानी से लिफाफा लिया। उसके नाम पर चिट्ठी? कौन भेजेगा? उसने लिफाफा खोला। अंदर एक बहुत ही सुंदर और महंगा इनविटेशन कार्ड था। GNIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू द 5-year अलुमनाई रियूनियन गाला। यह उसके कॉलेज का रियूनियन था, अगले हफ्ते शहर के एक 5-star होटल में। कार्ड देखते ही अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सा उलझन भरा भाव आ गया। कॉलेज, एक ऐसी जगह जहां उसने अपनी जिंदगी के कुछ साल गुजारे थे, लेकिन एक परछाई की तरह। वो हमेशा सबसे पीछे बैठने वाला, चुपचाप रहने वाला गरीब लड़का था। उसकी न कोई खास पहचान थी, ना ही कोई दोस्त। मैं नहीं जा रहा, उसने तुरंत कार्ड को टेबल पर रखते हुए कहा। क्यों? मिस्टर ओबेरॉय ने पूछा। वहां जाकर क्या करूंगा मिस्टर ओबेरॉय? अर्जुन की आवाज में वही पुरानी हिचकिचाहट लौट आई। वहां मेरे सारे क्लासमेट्स आएंगे, सब अपनी अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज, अपनी कामयाबी के किस्से सुनाएंगे। और मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मैं एक मैकेनिक था जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था, कि मैं सड़कों पर रहता था। वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं वापस उस जिल्लत में नहीं जाना चाहता। मिस्टर ओबेरॉय इसकी इस बात को समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने इसमें एक अलग ही मौका देखा। यही तो मौका है अर्जुन, उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम हमेशा के लिए इस परछाई में, इस डर में छिपकर नहीं रह सकते।
विक्रम ने तुम्हारी पहचान एक हारे हुए नोबडी की बनाई है। अब वक्त आ गया है कि तुम धीरे धीरे अपने तरीके से अपनी नई पहचान बनाना शुरू करो। पर कैसे? इस रियूनियन में, ओबेरॉय ने समझाया, शहर के बहुत से नए कामयाब इंजीनियर्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। ये तुम्हारे लिए नेटवर्किंग का, नए लोगों से मिलने का, मार्केट का माहौल समझने का एक बेहतरीन मौका है। दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ दिमाग और पैसा ही नहीं, कनेक्शंस भी बहुत जरूरी होते हैं अर्जुन। अर्जुन अभी भी पूरी तरह से राजी नहीं था। उसने बेमन से इनविटेशन कार्ड दोबारा उठाया। उसने नीचे लिखे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के नाम पढ़ने शुरू किए और तभी एक नाम पर आकर उसकी नजर रुक गई, साक्षी जोशी। साक्षी, वही लड़की जिसके पिता की उसने मदद की थी, वही लड़की जो पूरे शहर में अपने गार्जियन एंजल को ढूंढ रही थी। एक अनजाना सा रिश्ता उसने पहले ही उससे जोड़ लिया था। इस नाम ने उसके फैसले को आसान कर दिया। ठीक है, उसने एक लंबा सांस लेते हुए कहा, मैं जाऊंगा। विक्रम के ऑफिस में उसका इन्वेस्टिगेटर मुकेश खड़ा था। सर, एक पक्की खबर मिली है, अर्जुन के पुराने कॉलेज का अगले हफ्ते रियूनियन है। यह सुनते ही विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, जैसे शिकार खुद चलकर शिकारी के जाल में आ गया हो। परफेक्ट, वो धीरे से बोला। उसने तुरंत अपने फिक्सर सिंह को फोन किया। सिंह, सुनो, मुझे पता चला है कि अर्जुन के कॉलेज का रियूनियन हो रहा है और वो वहां जरूर जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने कुछ लोगों के साथ वहां मौजूद रहो। हुक्म कीजिए सर, क्या करना है? सिंह ने पूछा। प्लान बहुत सिंपल है। हम उसे उसकी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी पब्लिक ह्यूमिलिएशन देंगे, उसी जगह, उन्हीं लोगों के सामने जिनके बीच वो कभी एक गुमनाम कीड़ा था। मैं चाहता हूं कि उसके कॉलेज के हर दोस्त, हर क्लासमेट उसकी आज की हालत पर थूके। उसकी इतनी बेइज्जती करो कि वो वहां से जिंदा लाश बनकर निकले। उसने आगे कहा, मेक श्योर कि मीरा भी वहां जरूर पहुंचे। उसे दिखना चाहिए कि उसने किस नरक से अपनी जान बचाई है। और हां, साक्षी जोशी, सुना है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है। आजकल अपने गार्जियन एंजल के बड़े गुणगान गा रही है ना, उसे भी देखने दो अपने उस फरिश्ते की असली औकात। विक्रम ने फोन काटा। उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसने अर्जुन को तोड़ने के लिए एक परफेक्ट जाल बुन लिया था, एक ऐसा जाल जिसमें अर्जुन के अतीत के हर इंसान को इस्तेमाल किया जाएगा। उस कॉलेज रियूनियन का दिन आ गया। अर्जुन अपने नए अपार्टमेंट के आईने के सामने खड़ा था। उसने वो महंगा सूट नहीं पहना था जो उसने बोर्डरूम मीटिंग में पहना था। आज उसने एक साधारण सी लेकिन बहुत ही अच्छी फिटिंग वाली नीली शर्ट और काली ट्राउजर्स पहनी थी। उसका चेहरा साफ था, बाल ठीक से बने हुए थे। वो अमीर नहीं लग रहा था, लेकिन वो गरीब या लाचार भी नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति, एक ऐसा ठहराव था जो महंगे कपड़ों से नहीं आ सकता था। उसके फोन पर मिस्टर ओबेरॉय का मैसेज आया। याद रखना अर्जुन, तुम वहां सिर्फ देखने, सुनने और समझने जा रहे हो। शेर जब शिकार करता है तो वो दहाड़ता नहीं, चुपचाप अपने शिकार को देखता है। अपने जज्बातों पर काबू रखना। अर्जुन ने एक लंबा सांस लिया। जी मिस्टर ओबेरॉय, उसने रिप्लाई किया और घर से निकल पड़ा। रियूनियन शहर के सबसे आलीशान 5 स्टार होटल्स में से एक द रॉयल पैलेस के बैंक्वेट हॉल में रखा गया था। जैसे ही अर्जुन की टैक्सी होटल के सामने रुकी, उसे वहां का माहौल देखकर एक पल के लिए वही पुरानी हिचकिचाहट महसूस हुई। बड़ी बड़ी चमचमाती हुई गाड़ियों से उसके पुराने क्लासमेट्स उतर रहे थे। लड़कों ने महंगे सूट्स पहने थे, लड़कियां डिजाइनर साड़ियां और गाउन्स में थी। हर तरफ हंसी मजाक, दिखावा और अपनी कामयाबी का शोर था। एक पल के लिए अर्जुन को लगा कि उसने यहां आकर गलती कर दी, लेकिन फिर उसे अपने पिता का चेहरा और मिस्टर ओबेरॉय के शब्द याद आए। उसने अपने डर को पीछे ढकेला और एक नए आत्मविश्वास के साथ होटल के अंदर कदम रखा। बैंक्वेट हॉल बहुत ही शानदार तरीके से सजा हुआ था। हल्का म्यूजिक चल रहा था और वेटर्स महंगी ड्रिंक सर्व कर रहे थे। अर्जुन ने एक नजर पूरे हॉल पर डाली। उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे। सब बदल गए थे। सब ज्यादा अमीर, ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। वो भीड़ से बचकर एक कोने में जाकर खड़ा हो गया ताकि वो शांति से सबको ऑब्जर्व कर सके, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव माय आईज। अर्जुन शर्मा, तुम यहां? ये एक जानी पहचानी तंज भरी आवाज थी। राहुल खन्ना, कॉलेज का सबसे अमीर और घमंडी लड़का जो हमेशा अर्जुन को उसकी गरीबी के लिए नीचा दिखाता था। राहुल के साथ उसके कुछ और क्लासमेट्स का ग्रुप खड़ा था। सबकी नजरें अब अर्जुन पर थीं।
उनकी नजरें अर्जुन के साधारण कपड़ों को स्कैन कर रही थीं, जैसे वो कोई अजीबोगरीब जानवर हो जो गलती से उनकी पार्टी में आ गया हो। यार राहुल, इसे यहां किसने बुलाया? एक लड़की प्रिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। मैंने सोचा था ये अभी तक किसी गराज में गाड़ियों के नीचे ही काला मुंह कर रहा होगा। पूरा ग्रुप जोर से हंसने लगा। अरे डोंट बी सो मीन प्रिया, राहुल ने नाटकीय अंदाज में कहा। क्या पता अर्जुन यहां हम में से किसी का ड्राइवर बनकर आया हो। क्यों अर्जुन, प्रमोशन हो गया क्या? अब गाड़ियों के नीचे से निकलकर ड्राइविंग सीट पर आ गए? एक और लड़के अमित ने आगे बढ़कर अर्जुन के हाथ को देखने की कोशिश की। भाई हाथ तो देखा, अभी भी काले हैं क्या? ग्रीस लगा है क्या? ये वही जख्म थे जिन पर बार बार वार किया जा रहा था, लेकिन आज अर्जुन पर इन तानों का असर अलग हो रहा था। उसे दुख नहीं बल्कि इन लोगों की छोटी सोच पर तरस आ रहा था। उसने मिस्टर ओबेरॉय की बात याद रखी, शांत रहना है। उसने अपने चेहरे पर एक हल्की सी बिल्कुल शांत मुस्कान लाई। हाँ राहुल, मैकेनिक का ही काम करता हूं, सबकी अपनी अपनी किस्मत है और मेहनत करने में कोई शर्म नहीं। अर्जुन के इस शांत जवाब ने उनके मजाक का सारा मजा किरकिरा कर दिया। वो चाहते थे कि अर्जुन गुस्सा हो, परेशान हो। तभी वहां साक्षी जोशी आ गई। उसके हाथ में एक फाइल थी और उसने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक बैज पहना हुआ था। उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक असली खुशी भरी हैरानी आ गई। अर्जुन, तुम आ गए? वाओ, आई एम सो ग्लैड यू डिसाइडेड टू कम, उसने गर्मा जोशी से कहा। साक्षी को अर्जुन से इतने अपनेपन से बात करते देखकर राहुल और उसके ग्रुप को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा इससे भी इस मजाक में शामिल करते हैं। अरे साक्षी, छोड़ना इसे, हम यहां अपने सक्सेसफुल करियर्स, अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं और तू इस ग्रीस मंकी के साथ टाइम वेस्ट कर रही है। सीरियसली साक्षी, हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी कर रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं और ये महाशय अभी तक कार ठीक कर रहे हैं। इट्स सो सैड एंड पैथेटिक। साक्षी एकदम से एक अजीब सी स्थिति में फंस गई। एक तरफ अर्जुन था जिसे वो हमेशा से एक अच्छा और होशियार इंसान मानती आई थी, और दूसरी तरफ उसके ये कूल और सक्सेसफुल क्लासमेट्स थे जिन्हें वो नाराज नहीं करना चाहती थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सबके सामने अर्जुन का साइड ले सके। वो बस चुपचाप अनकंफर्टेबल सी खड़ी रही। उसकी ये खामोशी अर्जुन के लिए उन सबके तानों से ज्यादा चुभने वाली थी। तभी राहुल ने अपना महंगा फोन निकाला। चलो गाइस, एक रीयूनियन की जबरदस्त फोटो हो जाए, द सक्सेसफुल इंजीनियर्स ऑफ GNIT। उसने अपने ग्रुप को इकट्ठा किया और जानबूझकर अर्जुन को फ्रेम से बाहर कर दिया। लेकिन फिर उसके शैतानी दिमाग में एक और आइडिया आया। अरे रुको, हंसकर बोला, एक फोटो इस मैकेनिक के साथ भी होनी चाहिए ताकि हमें याद रहे कि हमारी क्लास में हर तरह के लोग थे, हर कोई कामयाब नहीं होता ना। उसने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने ग्रुप के बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2-3 लड़कों ने उसे पकड़ लिया। स्माइल अर्जुन, क्या पता ये फोटो देखकर तुझे कोई नया क्लाइंट मिल जाए, राहुल ने तंज कसा। और फिर क्लिक, फोन का फ्लैश अर्जुन की आंखों पर पड़ा। वो तस्वीर खींच चुकी थी। अर्जुन एक बेहद ही अजीब और बेबस हालत में अपने चारों तरफ खड़े उन हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए चेहरों के बीच में कैद हो गया था। राहुल ने फोन की स्क्रीन पर फोटो देखी। हा हा हा, परफेक्ट, ये तो बिफोर एंड आफ्टर जैसी लग रही है, उसने आखिरी बार किया। मैं इसे अभी के अभी हमारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करता हूं, कैप्शन के साथ। उसने टाइप करना शुरू किया। फ्रॉम इंजीनियरिंग ड्रीम्स टू अ ग्रीसी गराज, द अनफॉर्चुनेट स्टोरी ऑफ अर्जुन शर्मा। उस कैमरे का फ्लैश अर्जुन की आंखों में नहीं, उसके आत्मसम्मान पर पड़ा था। वो उस तस्वीर में कैद हो चुका था, एक हारा हुआ बेबस इंसान जिसके चारों तरफ उसकी कामयाबी पर हंसने वाले घमंडी चेहरे थे। राहुल खन्ना अपने फोन की स्क्रीन पर उस तस्वीर को देखकर एक जीत वाली मुस्कान के साथ उस बेइज्जती भरे कैप्शन को टाइप कर रहा था। फ्रॉम इंजीनियरिंग ड्रीम्स टू अ ग्रीसी गराज। अर्जुन वहां से हिलना चाहता था, भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जमे हुए थे। उसके चारों तरफ उसके क्लासमेट्स का हंसी का शोर था, जो उसे एक अनचाहे बेसुर ताल की तरह लग रहा था। साक्षी, जो अब तक चुप खड़ी थी, इस पूरे मंजर को एक अजीब सी घबराहट के साथ देख रही थी। उसका दिल कह रहा था कि यह गलत हो रहा है। वो जानती थी अर्जुन इससे कहीं बेहतर डिजर्व करता है। उसने एक पल के लिए सोचा कि वो आगे बढ़े और राहुल को रोके, लेकिन फिर उसने अपने चारों तरफ खड़े उन सक्सेसफुल चेहरों को देखा। प्रिया, जो अब शहर के एक बड़े बिल्डर की बीवी थी, राहुल, जो एक अमेरिकन MNC में वाइस प्रेसिडेंट था, सिमरन, जिसने अपनी खुद की फैशन ब्रांड शुरू की थी। ये सब विनर्स थे और अर्जुन, वो उनकी नजर में एक लूजर था। साक्षी को डर लगा। उसे डर लगा कि अगर उसने अर्जुन का साथ दिया तो ये सब लोग उसे भी उसी लूजर की कैटेगरी में डाल देंगे। उसके स्टार्टअप के लिए उसे इन लोगों के कनेक्शंस की जरूरत पड़ सकती थी। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। तभी राहुल ने सेंड का बटन दबा दिया। बीप
बीप बीप। एक पल में उस बैंक्वेट हॉल में मौजूद दर्जनों फोन्स पर एक साथ नोटिफिकेशन की आवाज आई। कॉलेज के उस ऑफिशियल एलुमनाई व्हाट्सएप ग्रुप में अर्जुन की वो बेइज्जती भरी तस्वीर उस कैप्शन के साथ पोस्ट हो चुकी थी। अब जो लोग अब तक इस ड्रामे से अनजान थे, उनकी नजरें भी अपने फोन पर और फिर फोन से उठकर हॉल के उस कोने में खड़े अर्जुन पर जा रही थी। धीरे धीरे पूरे हॉल में खुसुर फुसुर एक दबी हुई हंसी का माहौल बन गया। अर्जुन को लगा जैसे वो कपड़े पहने हुए भी 100 लोगों के सामने बिल्कुल बेपर्दा खड़ा है। उसकी बेइज्जती अब डिजिटल हो चुकी थी, हमेशा के लिए। प्रिया ने साक्षी की इस खामोशी और उलझन को देख लिया। उसने इस मौके का फायदा उठाया। देखा साक्षी, दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। उसने एक अजीब से अपनेपन से कहा। हम सब देखो कहां से कहां पहुंच गए और कुछ लोग बस पीछे ही रह जाते हैं। राहुल ने भी साक्षी को इस खेल में खींच लिया। साक्षी, तुम तो इतनी एम्बिशियस हो, अपना स्टार्टअप चला रही हो, इतना स्ट्रगल कर रही हो। डजंट इट फील वियर्ड कि तुम्हारा ही एक क्लासमेट जिसे हम सबसे इंटेलिजेंट समझते थे, वो अभी तक हाथ काले कर रहा है? ये आखिरी लाइन एक तीर की तरह सीधा साक्षी के दिमाग में लगी। स्ट्रगल, हाँ, वो स्ट्रगल कर रही थी। उसके पिता हॉस्पिटल में थे, उसकी कंपनी डूबने की कगार पर थी और उसके सामने अर्जुन खड़ा था, जो उसके हिसाब से उससे भी बड़ी, उससे भी लंबी लड़ाई हारा हुआ लग रहा था। उस पल पीयर प्रेशर के उस भारी बोझ तले अपने कूल ग्रुप में फिट होने की उस छोटी सी कमजोर इच्छा के आगे साक्षी की हिम्मत, उसकी अच्छाई, सब कुछ हार गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी नजरों में नफरत नहीं थी, उसकी नजरों में एक ऐसी दया थी जो नफरत से भी ज्यादा चुभती है, जैसे वो उसकी हालत पर अफसोस जता रही हो। स्टिल फिक्सिंग कार्स व्हाइल वी आर बिल्डिंग आवर करियर्स अर्जुन? अभी तक गाड़ियां ही ठीक कर रहे हो जबकि हम अपने करियर बना रहे हैं? उसने ये बात चिल्लाकर नहीं कही, उसने ये बहुत ही धीमी, एक अफसोस भरी आवाज में कहा। लेकिन उसके ये धीमे शब्द अर्जुन के लिए राहुल के जोर जोर से किए गए मजाक से भी ज्यादा तकलीफ दे थे। राहुल उसका दुश्मन था, लेकिन साक्षी, उसके दिमाग के किसी कोने में अर्जुन उसे एक पोटेंशियल दोस्त मानता था। उसने उसकी मदद की थी और आज उसने भी सबके साथ मिलकर उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस एक बार साक्षी की आंखों में देखा। उसकी नजरों में एक बहुत ही गहरा दुख, एक बहुत ही गहरी निराशा थी। और फिर उसने अपनी नजरें फेर ली। उसने अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली जिसके पार अब कोई जज्बात नहीं जा सकता था। और तभी जब अर्जुन की बेइज्जती अपने चरम पर थी, हॉल के मेन दरवाजे से विक्रम शर्मा और मीरा मल्होत्रा ने एंट्री की। विक्रम ने इस पल को परफेक्ट टाइम किया था। वो इस नाटक का आखिरी सबसे मजेदार हिस्सा देखने आया था। उसने अर्जुन को देखा जो भीड़ में अकेला जलील हो रहा था। उसने मीरा की तरफ देखा। मीरा ने भी अर्जुन की इस हालत को देखा। उसके अंदर वो बेचैनी और बढ़ गई। लेकिन फिर उसने साक्षी को भी अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए सुना। मीरा को लगा, देखो मैं अकेली नहीं हूं, सभी यही सोचते हैं, मैंने सही फैसला लिया। विक्रम एक राजा की तरह धीरे धीरे चलते हुए उस ग्रुप के पास आया। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। क्या हो रहा है यहां गाइज? बेचारे को इतना परेशान मत करो। उसका बेचारा कहने का अंदाज किसी गाली से कम नहीं था। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा जैसे वो किसी मरे हुए जानवर को देख रहा हो। फिर वो साक्षी की तरफ पलटा। साक्षी जोशी, राइट, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है आजकल आप किसी गार्डियन एंजल को बहुत शिद्दत से ढूंढ रही हैं। साक्षी ने हां में सर हिलाया। विक्रम जोर से हंसा। उसने अर्जुन की तरफ इशारा किया। कहीं ये तो नहीं है आपका वो फरिश्ता? पूरा ग्रुप विक्रम के इस मजाक पर कहकहे लगाकर हंसने लगा। देखिए तो इसकी हालत मिस जोशी, इसके पास तो खुद के लिए एक ढंग की शेड खरीदने के पैसे नहीं हैं। ये भला आपके पिता का लाखों रुपए का हॉस्पिटल का बिल कैसे भरेगा? विक्रम की इस आखिरी चोट ने साक्षी के दिमाग में भी एक शक का बीज बो दिया। क्या विक्रम सही कह रहा है? क्या उसकी उम्मीद बेवजह थी? उसने एक बार अर्जुन के उस टूटे हुए खामोश चेहरे को देखा और फिर विक्रम के उस हंसते हुए जीत वाले चेहरे को। अर्जुन उस हंसी के शोर के बीच चुपचाप बिना हिले एक पत्थर की मूरत की तरह खड़ा रहा, अपने दुश्मन, अपनी ठुकराई हुई मोहब्बत और अब एक नए टूटे हुए विश्वास के सामने। उसकी बेइज्जती अब पूरी हो चुकी थी। विक्रम की उस आखिरी जहर भरी बात के बाद पूरा ग्रुप एक बार फिर जोर से हंसने लगा। उनकी हंसी उस आलीशान हॉल में अर्जुन के लिए एक सजा की तरह गूंज रही थी। उसकी बेइज्जती पूरी हो चुकी थी। उसे उसके सबसे बड़े दुश्मन ने उसकी ठुकराई हुई मोहब्बत के सामने और एक ऐसी लड़की के सामने जिसे वो शायद एक दोस्त समझ सकता था, जलील किया था। लेकिन इस बार अर्जुन टूटा नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, उसके चेहरे पर गुस्सा या लाचारी नहीं आई। उसने बस एक गहरी शांत सांस ली, जैसे इस सब शोर का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा हो। उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप एकदम शांति से उस ग्रुप से पीछे मुड़ा और वहां से चल पड़ा। देखा, डर के भाग गया। राहुल ने पीछे से तंज कसा।
लेकिन अर्जुन भाग नहीं रहा था। वो बस उस गंदगी से दूर जा रहा था। वो हॉल से बाहर नहीं गया। वो चलते हुए हॉल के सबसे आखिरी कोने में रखी एक खाली टेबल पर जाकर बैठ गया, अकेला। उसने एक वेटर से पानी का ग्लास मांगा और आराम से बैठकर उस पूरी महफिल को देखने लगा, एक दर्शक की तरह, एक बादशाह की तरह जो अपनी नासमझ प्रजा को देख रहा हो। उसका ये शांत, ये बेपरवाह रवैया विक्रम को अंदर ही अंदर बेचैन कर गया। वो चाहता था कि अर्जुन रोए, चिल्लाए, लड़े, लेकिन अर्जुन की ये खामोशी उसकी सबसे बड़ी जीत पर एक सवाल खड़ा कर रही थी। पार्टी अपनी पूरी रफ्तार से चलने लगी। लोग खा पी रहे थे, नाच रहे थे। तभी स्टेज के पास, जहां ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग खड़े थे, एक अजीब सी हलचल हुई। होटल का मेन मैनेजर, एक बहुत ही सख्त चेहरे वाला आदमी, साक्षी और दूसरे ऑर्गेनाइजर्स से कुछ धीमी लेकिन गुस्से वाली आवाज में बात कर रहा था। अर्जुन जो कोने में बैठा था, उसकी नजर उस तरफ गई। उसने देखा साक्षी का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया था। ये नहीं हो सकता, साक्षी उस मैनेजर से बहस कर रही थी। एल्यूमनाई एसोसिएशन ने स्पॉन्सर करने का वादा किया था। मैडम, वादों से होटल के बिल नहीं चुकाए जाते, मैनेजर ने एकदम प्रोफेशनल लेकिन ठंडी आवाज में कहा। आप लोगों ने जो एडवांस टिकट सेल से जमा किया था, वो वेन्यू के टोटल कॉस्ट का आधा भी नहीं है। अभी भी 2.5 लाख रुपए का बिल बाकी है और हमारे होटल के नियम के अनुसार डिनर सर्विस शुरू होने से पहले पूरा पेमेंट क्लियर होना चाहिए। पर हम इतने पैसे अचानक से कहां से लाएं? एक दूसरे ऑर्गेनाइजर ने घबरा कर कहा। यह आपकी समस्या है सर, मैनेजर ने साफ साफ कहा। आपके पास 15 मिनट हैं। अगर 15 मिनट में पूरा पेमेंट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन म्यूजिक बंद करवाना पड़ेगा और डिनर सर्विस रोकनी पड़ेगी। यह कहकर मैनेजर वहां से हट गया। साक्षी और उसकी पूरी टीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उनके लिए, उनके कॉलेज की इज्जत के लिए एक बहुत बड़ी पब्लिक बेइज्जती थी। अगर पार्टी बीच में रुक गई तो उनका नाम हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। साक्षी ने तुरंत अपने फोन से कुछ लोगों को कॉल करना शुरू किया। उसने राहुल को, प्रिया को और दूसरे अमीर क्लासमेट्स को अप्रोच किया। प्लीज गाइज, हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यह हम सबके कॉलेज की इज्जत का सवाल है। लेकिन हर किसी ने पल्ला झाड़ लिया। सॉरी साक्षी, ये तुम ऑर्गेनाइजर्स की प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रिया ने तो हंसकर कहा, 2,50,000, इतने में तो मेरा एक नया हैंडबैग आ जाएगा। मैं पार्टी के लिए इतना खर्च नहीं कर सकती। अर्जुन अपनी जगह पर बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। उसने उन सक्सेसफुल लोगों की असलियत देखी जो थोड़ी देर पहले अपनी कामयाबी के लंबे लंबे किस्से सुना रहे थे, लेकिन जब काम करने का, मदद करने का वक्त आया तो सब पीछे हट गए। उसने साक्षी के चेहरे पर आई बेबसी देखी। वही साक्षी जिसने थोड़ी देर पहले उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था, अब खुद लाचार खड़ी थी। अर्जुन के दिल में उसके लिए गुस्सा नहीं, एक अजीब सा तरस पैदा हुआ। उसने एक फैसला किया। वो अपनी कुर्सी से बिना कोई आवाज किए उठा। वो न साक्षी के पास गया, न ही स्टेज की तरफ। वो चुपचाप शांति से उस हॉल के उस एंट्रेंस की तरफ बढ़ा जहां वो मैनेजर एक बिलिंग डेस्क के पास खड़ा था। एक्सक्यूज मी मैनेजर साहब, अर्जुन ने एक बहुत ही शांत और साफ आवाज में कहा। मैनेजर ने पलटकर उसे देखा। हाँ बोलिए, उसने अर्जुन के साधारण कपड़ों को देखते हुए लापरवाही से पूछा। इस एल्यूमनाई रियूनियन का जो भी आउटस्टैंडिंग बिल है, अर्जुन ने कहा, वो मैं पे करना चाहता हूं। मैनेजर एक पल के लिए उसे घूरता रहा, फिर हंस पड़ा। आप? सर, आप शायद गलत सुन लिए। बिल 2,50,000 रुपए का है, 250 रुपए का नहीं। अर्जुन ने उसकी बेइज्जती का कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपनी जेब से वो नया डेबिट कार्ड निकाला जो मिस्टर ओब्राय ने उसे दिया था और उसे मैनेजर के आगे काउंटर पर रख दिया। इससे पे कर दीजिए, उसने कहा। और हां, इस बारे में किसी को बताने की या हॉल में कोई अनानशोर करने की जरूरत नहीं है। पार्टी खराब नहीं होनी चाहिए। मैनेजर अब भी शक से उसे देख रहा था, लेकिन उसने कार्ड उठाया। उसने सोचा ट्राई करने में क्या जाता है। उसने कार्ड को मशीन में स्वाइप किया, अमाउंट डाला और पिन मांगा। अर्जुन ने पिन एंटर किया। एक पल के लिए मशीन में प्रोसेसिंग हुई और फिर एक हल्की सी बीप की आवाज के साथ एक स्लिप बाहर निकल आई। ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड। मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने एक बार स्लिप को देखा और फिर अर्जुन के उस शांत चेहरे को। उसके देखने का नजरिया एक पल में बदल गया। सर, थैंक यू सर, पर आपका नाम?
जरूरी नहीं है, अर्जुन ने कहा। उसने अपना कार्ड वापस लिया, उसे अपनी जेब में रखा और जैसे कुछ हुआ ना हो वापस अपने उसी कोने वाले टेबल पर आकर बैठ गया। मैनेजर, जो अभी तक शॉक में था, वो दौड़ता हुआ साक्षी के पास गया। मैडम, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, पूरा बिल पे हो चुका है। साक्षी, जो लगभग हार मान चुकी थी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पे हो गया? लेकिन किसने किया, कैसे? मैनेजर ने अर्जुन के अनुरोध का सम्मान करते हुए बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी। आपके ही बैच में से कोई बहुत ही नेक और बड़े दिल वाला इंसान है। उन्होंने अपना नाम बताने से साफ मना कर गया है। म्यूजिक फिर से शुरू हो गया, डिनर सर्विस शुरू हो गई, पार्टी बच गई। साक्षी और उसकी टीम ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घर कर गया। कौन था वो रहस्यमयी दानवीर जिसने उनकी इज्जत बचा ली? साक्षी की नजरें बेचैनी से पूरे हॉल में घूमने लगी। उसकी नजर राहुल और उसके ग्रुप पर गई। नहीं, वो लोग तो हो नहीं सकते। उसकी नजर विक्रम पर गई। शायद उसने किया हो, लेकिन वो तो अभी अभी आया था। फिर कौन? उसकी नजर घूमते घूमते हॉल के उस आखिरी कोने तक पहुंची। उसने देखा अर्जुन, वही लड़का जिसे उन सब ने मिलकर जलील किया था, अपनी टेबल पर अकेला बैठा था। वो चुपचाप एक ग्लास पानी पी रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी, सब कुछ जानने वाली शांति थी। एक पल के लिए साक्षी की सांस रुक गई। उसके दिमाग में एक झटका सा लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो एक मैकेनिक, 2.5 लाख रुपए, लेकिन फिर भी उसके अलावा और कौन हो सकता था? यह ख्याल इतना नामुमकिन, इतना हैरान करने वाला था कि साक्षी वहीं खड़ी उस शांत बैठे लड़के को घूरती रह गई, जो अब उस पूरी महफिल का बिना किसी को बताए असली हीरो बन चुका था। उस एक पल की, उस एक नामुमकिन सी सोच ने साक्षी को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। पार्टी अब खत्म हो रही थी। लोग एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे, लेकिन साक्षी की नजरें उस खाली कुर्सी पर ही टिकी हुई थी जहां कुछ देर पहले तक अर्जुन बैठा था। उसका दिमाग किसी भी तर्क को कबूल करने को तैयार नहीं था, लेकिन उसका दिल बार बार उसी का नाम ले रहा था। वो जानती थी, जब तक उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, उसे चैन नहीं मिलेगा। पार्टी के बाद जब हॉल लगभग खाली हो चुका था, उसने हिम्मत जुटाई। उसने होटल के उसी मैनेजर को ढूंढा जो उस वक्त उनसे बहस कर रहा था। वो अभी भी वहां स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। मैनेजर साहब, 1 मिनट। साक्षी ने उसे एक कोने में ले जाकर कहा। जी मैडम, प्लीज अब मुझे सच बता दीजिए। साक्षी की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। हमारा बिल आखिर किसने पे किया? मैं इस रियूनियन की मेन ऑर्गेनाइजर हूं, मुझे ये जानने का पूरा हक है। मैनेजर ने वही प्रोफेशनल मुस्कान के साथ वही जवाब दिया। मैडम, मैंने आपसे पहले भी कहा, जिन साहब ने बिल पे किया है उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने को कहा है। मैं उनकी इस रिक्वेस्ट को तोड़ नहीं सकता। इट्स आवर होटल्स पॉलिसी। साक्षी जानती थी सीधे तरीके से बात नहीं बनेगी। उसने एक आखिरी तीर चलाया। उसने उस कोने वाली टेबल की तरफ इशारा किया। क्या वो लड़का था जिसके कपड़े बहुत साधारण थे, जो पूरी पार्टी में उस कोने में अकेला बैठा था? यह सुनते ही मैनेजर के उस पत्थर जैसे प्रोफेशनल चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी के भाव आए। उसने तुरंत खुद को संभाला, लेकिन उसकी आंखों की उस एक पल की हैरानी साक्षी के लिए 1000 शब्दों से बड़ा सबूत थी। मैनेजर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक हल्का सा, ना कहने लायक सर हिलाया और एक्सक्यूज मी मैडम कहकर तेजी से वहां से निकल गया। लेकिन साक्षी को उसका जवाब मिल चुका था। वो वहीं खड़ी रह गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। तो ये सच था, वो अर्जुन ही था। अर्जुन शर्मा, वही लड़का जिसे उसने उसके क्लासमेट्स ने मिलकर इतना जलील किया, वही लड़का जिसका मजाक उड़ाया गया। उसी ने उन सब की इज्जत बचाई थी। और फिर उसे वो दूसरी बात याद आई। सिटी हॉस्पिटल, उसके पिता, लाखों का बिल, अनजान फरिश्ता, गार्डियन एंजल। उसके दिमाग में सारी कड़ियां एक झटके में जुड़ गईं। हॉस्पिटल का अनजान दानवीर और रीयूनियन का अनजान दानवीर दोनों एक ही थे, अर्जुन। तभी राहुल, प्रिया और उनका पूरा ग्रुप हंसते खेलते नशे में धुत वहां आए। व्हाट अ नाइट साक्षी, मजा आ गया। बस वो शुरुआत का पेमेंट वाला ड्रामा ना होता, पता नहीं कौन था वो महान आदमी जिसने आखिर में पैसे दिए। Whoever he was, he saved our ass। साक्षी ने उन सबके हंसते हुए चेहरों को देखा और फिर उसे अपना चेहरा याद आया, जब वो भी इन्हीं के साथ खड़ी थी। अर्जुन हैं? क्या? वो अर्जुन था। साक्षी ने इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। रीयूनियन का बिल अर्जुन शर्मा ने पे किया।
यह सुनते ही पूरे ग्रुप का हंसना एक पल में बंद हो गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर राहुल जोर से हंसा। व्हाट? साक्षी, तुमने ज्यादा पी ली है क्या? अर्जुन, आर यू सीरियस? उसके पास अपने कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे, वो 2.5 लाख का बिल कहां से देगा? कुछ भी बोलती हो। मैं सच कह रही हूं। साक्षी की आवाज में अब एक अजीब सी ताकत थी। मैनेजर ने अभी अभी कंफर्म किया है, इट वॉज हिम। उसका ये विश्वास, उसकी ये स्थिरता उन सब के हंसते हुए चेहरों पर एक तमाचे की तरह पड़ी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके दिमाग में अब वो पूरी शाम घूमने लगी। उनका मजाक, उनके ताने, उनका उसे जबरदस्ती फोटो में खड़ा करना और उसके बाद उसका वो शांत बेपरवाह रवैया। वो कोने में अकेला बैठा था, जैसे उसे किसी चीज से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो, क्योंकि उसे सच में फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उन सब पर हंस रहा था, उनकी छोटी सोच पर। राहुल का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। प्रिया ने अपनी नजरें झुका ली। जिस इंसान को उन्होंने कीड़ा समझकर मसलने की कोशिश की थी, वो तो एक पूरा पहाड़ निकला जो खामोशी से उनकी हर हरकत देख रहा था। लेकिन इन सबसे ज्यादा बुरा साक्षी को महसूस हो रहा था। उसके ऊपर पछतावे का एक बहुत बड़ा बोझ आ गिरा। मैंने ये क्या कर दिया? जिस इंसान ने मेरे पिता को एक नई जिंदगी दी, मैंने उसी इंसान को सबके सामने जलील किया। मैं इतनी नीचे कैसे गिर सकती हूँ? मैं राहुल और प्रिया जैसे कैसे बन सकती हूँ? उसे खुद से घिन आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब पार्टी या अपने दोस्तों की परवाह नहीं थी। उसे बस अर्जुन को ढूंढना था। उसे उससे माफी मांगनी थी। अगली सुबह अर्जुन अपने नए घर की शांति में एक किताब पढ़ने में खोया हुआ था। पिछली रात की बेइज्जती को वो पीछे छोड़ चुका था। उसके लिए वो उसकी जंग का एक हिस्सा था। तभी उसका नया अनजान सा फोन बजा। उसने देखा नंबर अननोन था। एक पल के लिए उसने सोचा ना उठाए, लेकिन फिर उसने उसे उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी लेकिन बहुत ही कांपती हुई, पछतावे से भरी आवाज आई। अर्जुन? साक्षी? अर्जुन उसकी आवाज पहचानकर हैरान हो गया। उसे उसका ये नया नंबर कैसे मिला? अर्जुन, मैं जानती हूं सब कुछ। सिटी हॉस्पिटल में मेरे पापा और कल रात रियूनियन में वो सब तुमने किया था, है ना? अर्जुन खामोश रहा। साक्षी की सिसकियां अब और तेज हो गई। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूं अर्जुन, प्लीज, बस एक बार। मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मुझे तुमसे माफी मांगनी है। साक्षी के ये लफ्ज फोन पर अर्जुन के कानों में एक अजीब सी गूंज छोड़ गए थे। माफी, एक ऐसा शब्द जिसकी उम्मीद उसने अब इस दुनिया से करनी ही छोड़ दी थी। उसने फोन काट दिया था। उसने ना हाँ कहा, ना ही ना। वो इस नई उलझन के बारे में सोचना चाहता था। जब अर्जुन की दुनिया में नए रिश्ते और नई चुनौतियां दस्तक दे रही थीं, तब मीरा मल्होत्रा अपनी बनाई हुई सुनहरी दुनिया में एक अजीब सी घुटन महसूस कर रही थी। रियूनियन की अगली सुबह वो अपने आलीशान कमरे के बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था। अर्जुन का वो शांत चेहरा, उसकी वो बेपरवाह खामोशी, और फिर आखिर में वो धमाका। अर्जुन ने पूरा बिल पे कर दिया था। ये खबर उस तक विक्रम के जरिए पहुंची थी। विक्रम पूरी रात गुस्से में था। उसने मीरा पर भी अपना सारा गुस्सा निकाल दिया था। तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो उस सड़क छाप में? हाँ, पे किया उसने। उस बूढ़े ओबेरॉय ने भीख में दे दिए होंगे कुछ पैसे। इससे क्या साबित होता है? वो अभी भी एक गटर रैट है और हमेशा वही रहेगा। विक्रम की आवाज में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी छिपी हुई बेचैनी थी, एक डर था। मीरा ने पहली बार विक्रम के अंदर उस घमंडी आत्मविश्वास से भरे इंसान के पीछे छिपे एक डरे हुए, असुरक्षित लड़के को देखा था। वो अर्जुन से डरता था। मीरा ने बहस नहीं की। वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। उसका दिमाग अब एक अलग ही दिशा में सोचने लगा था। विक्रम कह रहा है वो भीख है, लेकिन मैंने अर्जुन की आंखों में भीख नहीं, एक आत्मसम्मान देखा था। उसे विक्रम का वो रियूनियन वाला दिखावा याद आया, उसका 20 लाख का चेक जो उसने 100 कैमरों के सामने दिया था। और फिर उसे अर्जुन याद आया, जिसने उससे भी बड़ी रकम यानी रियूनियन के बिल और हॉस्पिटल के बिल्स मिलाकर दी, लेकिन बदले में अपना नाम तक नहीं लिया। विक्रम मुझे महंगी चीजें देता है ताकि दुनिया को अपनी दौलत दिखा सके, और अर्जुन, उसने उन सब लोगों की इज्जत बचा ली जिन्होंने उसे जलील किया था। दोनों की अमीरी में कितना फर्क है। उसने अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखे उन महंगे तोहफों को देखा, विक्रम का दिया हुआ डायमंड ब्रेसलेट, हीरों का हार। आज पहली बार उसे उन चीजों की चमक बहुत फीकी, बहुत बेजान सी लग रही थी। उन्हें छूने पर उसे अब वो पहले वाली खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे ये सब उसकी आजादी का, उसके प्यार का सौदा है।
और तब उसके दिमाग में वो सवाल आया जिसे वो कब से दबाने की कोशिश कर रही थी, एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही तकलीफदेह सवाल। क्या क्या मैंने गलती कर दी? उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अर्जुन के साथ बिताए हुए पल याद आए, उनकी वो छोटी छोटी खुशियां, पार्क में हाथ पकड़कर घूमना, एक ही चाय को आधा आधा पीना, घंटों तक भविष्य के सपने देखना। उनकी जिंदगी में पैसा नहीं था, लेकिन सुकून था, एक सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जो उसे विक्रम के इस सुनहरे लेकिन झूठे पिंजरे में कहीं नहीं मिल रही थी। उसे विक्रम के गुस्से वाले टैंट्रम्स याद आए, उसकी वो पजेसिव आदतें और उसके अंदर छिपी क्रूरता। और फिर उसे अर्जुन का वो शांत चेहरा याद आया, जिसने इतनी बेइज्जती के बाद भी अपना आपा नहीं खोया था। एक अनजाना सा पछतावा, एक रिग्रेट धीरे धीरे उसके दिल में फैलने लगा। इसी बेचैनी में उसने अपनी अलमारी का वो पुराना कोना खोला जिसे वो कब से भूली हुई थी। अंदर एक छोटा सा धूल भरा बॉक्स पड़ा था। उसने उसे खोला। अंदर उसके कॉलेज के दिनों की यादें थीं और उन्हीं यादों के बीच एक पुरानी सी हल्की सी मुड़ी हुई तस्वीर थी। तस्वीर में वो और अर्जुन थे, कॉलेज के पहले साल की तस्वीर। दोनों एक बेंच पर बैठे थे, बहुत ही मासूमियत से मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में एक सच्ची खुशी थी। उस तस्वीर को देखते देखते मीरा की आंखों से 2 बूंद आंसू टूटकर उस तस्वीर पर गिर पड़े। उसे सच जानना था, उसे इस नए अर्जुन के बारे में जानना था। वो इतना कैसे बदल गया, उसके पास इतनी ताकत कहां से आई? उसे पता था वो सीधा अर्जुन से बात नहीं कर सकती, उसे एक जरिया चाहिए था। और तब उसे साक्षी जोशी का नाम याद आया, कॉलेज की सबसे समझदार, सबसे सुलझी हुई लड़की और रियूनियन की ऑर्गेनाइजर भी। मीरा जानती थी अगर अर्जुन के बारे में कोई कुछ पता लगा सकता है तो वो साक्षी ही हो सकती है। शहर के एक शांत कैफे में साक्षी एक टेबल पर बैठी बेचैनी से अपनी कॉफी का कप घुमा रही थी। वो अर्जुन का इंतजार कर रही थी। उसने 1000 मुश्किलों से कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड से काका का नंबर ढूंढा था और फिर काका से बहुत मिन्नतें करके उसने अर्जुन का नया नंबर हासिल किया था। अर्जुन ने आखिरकार उससे मिलने के लिए हाँ कह दी थी। साक्षी पिछले 1 घंटे से अपने दिमाग में वो सारे शब्द तैयार कर रही थी जो उसे अर्जुन से माफी मांगने के लिए कहने थे। वो बहुत शर्मिंदा थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज की बीप हुई, एक अनजान नंबर से। उसने मैसेज खोला। हाय साक्षी, मीरा मल्होत्रा हियर, होप यू आर वेल। सुनो, मुझे तुमसे रियूनियन के फाइनल अकाउंट्स के बारे में कुछ बात करनी थी। कैन वी मीट फॉर अ कॉफी समटाइम? ऑल्सो मैंने सुना है तुम अर्जुन शर्मा की क्लासमेट थी। मैं बस उसके बारे में ही कुछ पूछना चाहती थी। साक्षी उस मैसेज को घूरती रह गई। मीरा मल्होत्रा, विक्रम शर्मा की मंगेतर, अर्जुन की एक्स फायोंसे, वो अर्जुन के बारे में क्यों पूछ रही है? साक्षी को लगा जैसे वो अनजाने में ही एक बहुत बड़े, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तूफान के बीच में आ फंसी है। वो अभी इस नई उलझन में खोई हुई थी कि उसने कैफे के दरवाजे की तरफ देखा। अर्जुन अंदर आ रहा था। उसकी नजरें एक तरफ फोन के स्क्रीन पर मीरा के मैसेज पर टिकी थी और सामने उसकी तरफ बढ़ते हुए अर्जुन पर। उस कैफे के दरवाजे पर खड़े अर्जुन ने साक्षी की आवाज सुनी। मीरा का मैसेज उसके फोन पर एक अनचाहे मेहमान की तरह चमक रहा था। एक पल में उसके अतीत और उसके वर्तमान की 2 सबसे जरूरी औरतें उसके सामने एक अजीब सी उलझन बनकर खड़ी थी। साक्षी, उसने उसकी तरफ बढ़ते हुए एक शांत आवाज में कहा। अंदर आओ, बैठो। साक्षी, जो अभी भी मीरा के मैसेज से हैरान थी, चुपचाप उसके साथ टेबल पर आकर बैठ गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अर्जुन, साक्षी ने नजरें झुकाए हुए टूटी हुई आवाज में कहा। रियूनियन में मैंने जो कुछ भी कहा वो सब पीयर प्रेशर में था। मैं वैसी नहीं हूं। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। अर्जुन ने उसे देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। तुमने वही किया साक्षी जो उस वक्त तुम्हें ठीक लगा, अर्जुन ने एक ऐसी समझदारी से कहा जिसकी उम्मीद साक्षी ने नहीं की थी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर मैं खुद से नाराज हूं, साक्षी ने कहा। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरे पापा की मदद भी तुमने ही की थी, अर्जुन, मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं है। तुमने मेरे परिवार पर इतना बड़ा एहसान किया और बदले में तुमने कुछ नहीं किया, अर्जुन ने उसकी बात काटी। और मैंने वो मदद इसलिए नहीं की थी कि तुम बदले में कुछ करो, मैंने वो इसलिए किया क्योंकि वो जरूरी था, बस। अर्जुन की इस साधारण सी लेकिन गहरी बात ने साक्षी के दिल को छू लिया। ये लड़का जिसे दुनिया तोड़ने पर तुली हुई थी, वो अभी भी दूसरों के जख्मों पर मरहम लगा रहा था। उनकी बातचीत अभी आगे बढ़ती कि मीरा का ख्याल साक्षी के दिमाग में वापस आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे अर्जुन को बताना चाहिए। जब अर्जुन और साक्षी अपने अतीत की उलझनों को सुलझा रहे थे, तब विक्रम शर्मा अपने भविष्य को बचाने के लिए एक नई और भी घिनौनी साजिश बुन रहा था। अर्जुन का उसके बोर्ड रूम में घुस आना और फिर रियूनियन में उसकी जीत को बेमानी कर देना विक्रम के घमंड पर एक गहरा घाव था।
उसे पता था अब अर्जुन को छोटी मोटी चालों से हराया नहीं जा सकता। उसने अपने पिता रमेश और अपने फिक्सर सिंह के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वो लड़का अब सिर्फ एक सड़क छाप मैकेनिक नहीं रहा, विक्रम ने अपने पिता से कहा। उसे ओबेरॉय तैयार कर रहा है। वो हमारे किले में घुस चुका है, वो हमारे राज जानता है, तो उसे खत्म करो। रमेश ने गुस्से से कहा, मैंने पहले ही कहा था वो जिंदा है तो खतरा है। उसे मारने का प्लान ऑलरेडी इन मोशन है डैड, विक्रम ने आश्वस्त किया। लेकिन उससे पहले हमें उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी पहचान को खत्म करना होगा। ओबेरॉय जरूर उसे असली वारिस की तरह दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेगा। हमें उससे पहले दुनिया को यह विश्वास दिलाना होगा कि अर्जुन शर्मा एक वारिस नहीं, एक धोखेबाज और पागल लड़का है। रमेश और सिंह दोनों उसके इस नए प्लान को ध्यान से सुनने लगे। मेरी नई कहानी यह होगी कि अर्जुन शर्मा एक मानसिक रूप से अस्थिर यानी कि मेंटली अनस्टेबल लड़का है। अपने पिता की मौत और सालों की गरीबी ने उसके दिमाग पर इतना गहरा असर डाला है कि उसे डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर हो गए हैं। उसे लगने लगा है कि वो शर्मा इंडस्ट्रीज का वारिस है। इस कहानी पर लोग विश्वास कैसे करेंगे? सिंह ने पूछा। लोग हर उस चीज पर विश्वास करते हैं जो उन्हें बार बार दिखाई और सुनाई जाती है, विक्रम हंसा। हम अर्जुन के पुराने पड़ोसियों को, उसके उस लालची मकान मालिक गुप्ता को पैसे खिलाएंगे। वो मीडिया में इंटरव्यू देंगे। वो कहेंगे, हाँ जी, वो लड़का हमेशा से ही थोड़ा अजीब था, हमेशा कहता था मैं एक दिन राजा बनूंगा, मेरे पास बहुत पैसा आएगा। हम उसकी एम्बिशन को उसका पागलपन साबित कर देंगे, उसने आगे कहा। और हम इसमें ओबेरॉय को भी घसीटेंगे। हम अफवाह फैलाएंगे कि ओबेरॉय, जो अब रिटायर हो चुका है, वो कंपनी से पैसा ऐंठने के लिए इस पागल लड़के को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। यह एक तीर से दो शिकार करने जैसा था, अर्जुन को पागल साबित करना और ओबेरॉय को लालची। विक्रम ने पैसों से भरा एक बड़ा सा बैग सिंह के सामने रखा। सिंह, ये लो, और मुझे इस शहर का हर छोटा बड़ा न्यूज चैनल, हर ऑनलाइन गॉसिप पोर्टल, हर अखबार, सब खरीदना है। मैं चाहता हूं कि अगले 24 घंटे के अंदर दिल्ली एनसीआर में बस एक ही खबर हो, शर्मा एम्पायर का फर्जी वारिस। उसी दिन दिल्ली के मीडिया जगत में एक भूचाल आ गया। सिंह ने विक्रम के पैसे को पानी की तरह बहाया। शाम होते होते हर टीवी चैनल की स्क्रीन पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। अर्जुन की वही धुंधली सी तस्वीर जिसे प्रिया ने इस्तेमाल किया था, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शर्मा एम्पायर में सनसनी, क्या अर्जुन शर्मा एक फर्जी वारिस है? टीवी पर अर्जुन का पुराना मकान मालिक गुप्ता जी इंटरव्यू दे रहा था। हाँ जी, बिल्कुल सनकी था वो लड़का, हमेशा अजीब अजीब बातें करता था, कहता था ये पूरी दुनिया एक दिन उसके कदमों में होगी। सोशल मीडिया पर फर्जी वारिस अर्जुन ट्रेंड करने लगा। विक्रम की पीआर टीम हजारों फेक अकाउंट से इस ट्रेंड को और हवा दे रही थी। मीरा ने यह खबर अपने घर पर देखी। उसके दिल में जो पछतावा जाग रहा था, उसे इस खबर ने एक झटके में दबा दिया। क्या यह सच हो सकता है? क्या अर्जुन सच में पागल हो गया है? इस ख्याल ने उसे एक अजीब सी राहत दी, एक बहाना दिया अपने किए हुए धोखे को सही ठहराने का। साक्षी ने यह खबर हॉस्पिटल में देखी। उसका दिमाग घूम गया। पहले कॉन मैन, फिर गार्डियन एंजल और अब फर्जी वारिस। आखिर सच क्या है? अपने ठिकाने पर अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय इस आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर थे। वो दोनों उस दिन शर्मा एस्टेट में घुसने और उस संदूक को ढूंढने का एक बेहद ही खतरनाक प्लान बना रहे थे। अगर हम रात को पीछे की दीवार से, अर्जुन मैप पर कुछ समझा रहा था, तभी मिस्टर ओबेरॉय का वो फोन बजा जो वो अपने रेगुलर पब्लिक काम के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद एक और फोन, फिर एक और, लगातार फोन बजने लगे। ये इतने कॉल्स कौन कर रहा है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। मिस्टर ओबेरॉय ने अनजान नंबर देखकर एक कॉल उठाया। हेलो, ओबेरॉय स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक बहुत ही एग्रेसिव रिपोर्टर की आवाज आई। मिस्टर ओबेरॉय, न्यूज 24 से बोल रहा हूं। शहर में खबर है कि आप एक फर्जी वारिस को सपोर्ट करके शर्मा इंडस्ट्रीज को ब्लैकमेल करने और उनसे पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? मिस्टर ओबेरॉय के हाथ में पकड़ा फोन जैसे बर्फ की तरह जम गया। उनके चेहरे पर विश्वास न कर पाने के भाव थे। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा जो उन्हें उलझन से देख रहा था। उनकी नजर कमरे के कोने में रखे टीवी पर गई जो अब तक म्यूट पर था, और स्क्रीन पर अर्जुन की तस्वीर के साथ लाल रंग में बड़े बड़े अक्षर फ्लैश हो रहे थे, फर्जी वारिस। फर्जी वारिस? टीवी स्क्रीन पर चमकते ये दो लाल शब्द अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय के दिमाग पर एक बॉम्ब की तरह गिरे। उनके नए ठिकाने की दीवारों के अंदर उन्हें लगा जैसे विक्रम की नफरत ने उन्हें ढूंढ ही लिया था। मिस्टर ओबेरॉय के फोन लगातार बज रहा था। हर न्यूज चैनल से, हर अखबार से उन्हें कॉल्स आ रहे थे।
उनका नाम, जो सालों से इज्जत और सम्मान का प्रतीक था, आज उसे एक लालची, साजिश करने वाले वकील के रूप में पेश किया जा रहा था। ये क्या हो रहा है मिस्टर ओबरॉय? अर्जुन घबराहट में बोला। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने तो पूरी दुनिया के सामने हमें झूठा साबित कर दिया। हमारी बात पर अब कौन विश्वास करेगा? सबूत दिखाने से पहले ही उन्होंने हमें ही गलत साबित कर दिया। उसके अंदर जागी हुई हिम्मत इस मीडिया के हमले के आगे फिर से डगमगाने लगी थी। मिस्टर ओबरॉय ने आगे बढ़कर फोन की लाइन को स्विच बोर्ड से ही डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन का बजना बंद हो गया। कमरे में एक अजीब सा भारी सन्नाटा छा गया। शांत अर्जुन, शांत हो जाओ। मिस्टर ओबेरॉय की आवाज में अब भी वही ठहराव था। उन्होंने टीवी की तरफ देखा, जहां एक पैनलिस्ट विक्रम के पैसे पर नाच रहा था और अर्जुन को एक मानसिक रोगी बता रहा था। मिस्टर ओबेरॉय के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान आई। ये एक बहुत ही घबराहट में उठाया गया कदम है अर्जुन, और ये हमारे लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर? अर्जुन हैरान था। इसमें अच्छा क्या है? इसमें अच्छा यह है कि इससे साबित होता है कि विक्रम डर गया है। वो बहुत बुरी तरह से डर गया है। वो जानता है कि हमारे पास सच है, हमारे पास सबूत हैं, इसीलिए वो सच के दुनिया के सामने आने से पहले ही झूठ का इतना बड़ा शोर मचा रहा है, ताकि सच की आवाज उस शोर में दब जाए। लेकिन वो एक बात नहीं जानता। क्या? सच की आवाज चाहे कितनी भी धीमी हो, झूठ के शोर से हमेशा ज्यादा ताकतवर होती है, ओबरॉय ने कहा। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। अब हम उन्हें जवाब देंगे, लेकिन एक एक करके नहीं। हम उन्हें उनके ही बनाए हुए मंच पर पूरी दुनिया के सामने एक ही बार में झूठा साबित करेंगे। वी विल गो लाइव। अर्जुन ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मैं अभी इंडिया फर्स्ट न्यूज चैनल के हेड को फोन करता हूं। उनका प्राइम टाइम डिबेट शो सच का सामना शहर का सबसे न्यूट्रल और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो है। मैं उनसे आज रात के शो में 10 मिनट का एक स्पेशल स्लॉट मांगूंगा। उस दिन वो पूरा घर एक वॉर रूम में तब्दील हो गया। मिस्टर ओबेरॉय ने अपने सारे कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और जैसा उन्होंने कहा था, उन्हें रात के 9 बजे के उस प्राइम टाइम शो पर एक एक्सक्लूसिव 10 मिनट का स्पेशल स्लॉट मिल गया। अब तैयारी शुरू हुई। ये सिर्फ एक टीवी इंटरव्यू नहीं था, ये एक जंग थी, जिसे जीतने के लिए हर शब्द, हर भाव बिल्कुल सही होना चाहिए था। तुम इस इंटरव्यू में सामने नहीं आओगे अर्जुन, ओबेरॉय ने साफ किया। तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी पहचान को गुप्त रखना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं जाऊंगा, मैं अकेले ही उनके हर झूठ का जवाब दूंगा। उन्होंने अर्जुन को तैयार करना शुरू किया, लेकिन एक अलग तरीके से। मैं चाहता हूं तुम इस पूरे शो को देखो और समझो कि कैसे शब्दों से जंग लड़ी जाती है, कैसे सच को ताकत के साथ पेश किया जाता है। उन्होंने टेबल पर वो सारे सबूत फिर से फैला दिए। हमें उन्हें सारे सबूत एक साथ नहीं दिखाने हैं, हमें बस सिर्फ एक ऐसा सबूत चुनना है जो इतना मजबूत हो कि वो विक्रम की बनाई हुई झूठ की पूरी इमारत को एक ही झटके में जमीन पर गिरा दे। उनकी नजर अर्जुन के जन्म प्रमाण पत्र पर पड़ी। इससे बेहतर कुछ नहीं। रात के 9 बज चुके थे। पूरा शहर, जो दिन भर फर्जी वारिस की कहानी पर चटकारे ले रहा था, सच का सामना देखने के लिए अपने टीवी सेट से चिपका हुआ था। विक्रम और रमेश शर्मा भी अपने आलीशान घर में हाथों में विस्की का ग्लास लिए बहुत ही सुकून से शो देख रहे थे। उन्होंने शो के एक पैनलिस्ट को पहले ही खरीद लिया था, जो अर्जुन के खिलाफ आग उगल रहा था। यह साफ साफ एक फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग का मामला है। इस अर्जुन शर्मा और उसके वकील ओबेरॉय को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तभी शो के होस्ट, जो एक बहुत ही संजीदा पत्रकार थे, उन्होंने कहा, इस कहानी में अब एक नया मोड़ आया है। हमारे साथ आज लाइव जुड़ रहे हैं देश के मशहूर और सबसे इज्जतदार वकीलों में से एक, मिस्टर ओम प्रकाश ओबेरॉय। ये सुनते ही विक्रम और रमेश के होश उड़ गए। उनके हाथ में पकड़ा ग्लास कांपने लगा। ये बूढ़ा वहां क्या कर रहा है? विक्रम ने गुस्से से कहा। स्क्रीन पर मिस्टर ओबेरॉय का शांत गंभीर चेहरा दिखाई दिया। वो एकदम शांत थे, जैसे उन पर लगे आरोपों का कोई असर ही ना हो। मिस्टर ओबेरॉय, होस्ट ने पूछा, आप पर बहुत संगीन आरोप लगे हैं। क्या आप सच में एक फर्जी वारिस को सपोर्ट कर रहे हैं? मिस्टर ओबेरॉय ने कैमरे में देखा। ऐसा लगा जैसे वो टीवी के जरिए सीधा विक्रम और रमेश की आंखों में देख रहे हों। मैं यहां आरोपों का जवाब देने नहीं आया हूं, उन्होंने एक बहुत ही स्थिर आवाज में कहा। मैं यहां सिर्फ सच बताने आया हूं, एक ऐसा सच जिसे पिछले 16 साल से दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपने और राजेंद्र शर्मा के रिश्ते के बारे में बताया, और फिर होस्ट ने उनसे वही सवाल पूछा जिसका उन्हें इंतजार था।
लेकिन आपकी इन बातों का सबूत क्या है मिस्टर ओबेरॉय? मिस्टर ओबेरॉय ने अपने ब्रीफकेस से एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर निकाला। लोग कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन कानूनी कागजात तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। उन्होंने उस फोल्डर से एक कागज निकाला। यह है अर्जुन शर्मा का जन्म प्रमाण पत्र, जिसे आज से 21 साल पहले उसके पिता स्वर्गीय मिस्टर राजेंद्र शर्मा ने खुद साइन करके सरकारी दफ्तरों में रजिस्टर करवाया था। चैनल ने उस डॉक्यूमेंट पर कैमरा जूम कर दिया। लाखों करोड़ों लोग अपनी टीवी स्क्रीन पर उस कागज को साफ साफ पढ़ रहे थे। नाम अर्जुन शर्मा, पिता का नाम राजेंद्र शर्मा, पिता का व्यवसाय ऑक्यूपेशन चेयरमैन शर्मा इंडस्ट्रीज। पूरे स्टूडियो में एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। विक्रम के घर में उसके हाथ से विस्की का ग्लास छूटकर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। रमेश शर्मा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये तो बहुत बड़ा सबूत है मिस्टर ओबेरॉय, होस्ट ने एक हैरान आवाज में कहा। अगर ये सच है तो शर्मा इंडस्ट्रीज और शर्मा परिवार इस पर चुप क्यों है? मिस्टर ओबेरॉय ने आखिरी बार सीधा कैमरे में देखा। उनकी आंखों में अब एक चुनौती थी। ये सवाल आपको शर्मा इंडस्ट्रीज के मौजूदा मालिकों से पूछना चाहिए, उन्होंने आखिरी बार किया। आखिर एक असली वारिस के होते हुए वो किस हक से उस कुर्सी पर बैठे हैं? असली वारिस के होते हुए वो किस हक से उस कुर्सी पर बैठे हैं? मिस्टर ओबेरॉय का यह आखिरी सवाल उस लाइव टीवी डिबेट में एक सवाल नहीं, एक आग की चिंगारी था। और अगले कुछ ही घंटों में इस चिंगारी ने पूरे शहर में एक ऐसी आग लगा दी जिसे बुझाना अब विक्रम शर्मा के बस में नहीं था। जैसे ही शो खत्म हुआ, हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक भूचाल आ गया। इंडिया फर्स्ट चैनल उस इंटरव्यू की क्लिप को, उस जन्म प्रमाण पत्र की तस्वीर को बार बार चला रहा था। विक्रम की बनाई हुई फर्जी वारिस की कहानी एक ही रात में ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। सुबह तक शहर का हर अखबार, हर चाय की दुकान, हर ऑफिस, हर घर बस इसी कहानी पर चर्चा कर रहा था। फैक्ट्री के बाहर उस चाय की टपरी पर, जहां कुछ दिन पहले तक अर्जुन की गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा था, आज माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। वही वर्कर्स जो उसे नोबडी समझते थे, आज टीवी पर उसकी तस्वीर को गौर से देख रहे थे। अरे, ये तो अपना अर्जुन ही है। एक बुजुर्ग वर्कर जो राजेंद्र साहब के समय से काम कर रहा था, उसने हैरानी से कहा, इसकी आंखें तो देखो, बिल्कुल राजेंद्र साहब जैसी हैं। तो इसका मतलब राजेंद्र साहब का बेटा जिंदा है? दूसरे ने विश्वास ना करते हुए पूछा। तो क्या हमारे अच्छे दिन वापस आएंगे? राजेंद्र साहब के राज में हम सब एक परिवार की तरह रहते थे। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग रही थी, विक्रम के आतंक से आजादी की उम्मीद। दिल्ली के पॉश बिजनेस क्लब्स में, जहां शहर के बड़े बड़े उद्योगपति बैठते थे, वहां भी बस यही बहस थी। डिड यू सी ओबेरॉय लास्ट नाइट? व्हाट अ मूव, एक बिजनेसमैन ने अपने दोस्त से कहा। ओपी ओबेरॉय एक बहुत ही सुलझा हुआ और इज्जतदार वकील है। वो बिना ठोस सबूत के नेशनल टेलीविजन पर इतना बड़ा दावा कभी नहीं करेगा। दिस इज बैड फॉर शर्मा इंडस्ट्रीज। रमेश शर्मा की रेपुटेशन अब दांव पर लग गई है। अगर ये लड़का सच में असली वारिस निकला तो कंपनी के शेयर्स का क्या होगा? मार्केट में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और सोशल मीडिया की दुनिया में तो जैसे एक सुनामी ही आ गई थी। हैशटैग फर्जी वारिस अर्जुन एकदम से गायब हो गया और उसकी जगह हैशटैग असली वारिस अर्जुन और हैशटैग जस्टिस फॉर राजेंद्र शर्मा पूरे देश में ट्रेंड करने लगा। लोग अब साक्षी जोशी की गार्जियन एंजल वाली पोस्ट को इस कहानी से जोड़ रहे थे। OMG, इज द गार्जियन एंजल एक्चुअली द लॉस्ट हेयर ऑफ शर्मा इंडस्ट्रीज? एक ने ट्वीट किया। तो इसका मतलब उस प्रिया नाम की लड़की को असली वारिस को बदनाम करने के लिए पैसे दिए गए थे। दिस इज अ ह्यूज कॉन्स्पिरेसी, दूसरे ने लिखा। विक्रम और मीरा के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हजारों लोग नफरत भरे कमेंट्स कर रहे थे। धोखेबाज, अपने ही भाई के बेटे का हक छीन लिया, पैसे के लिए कुछ भी करोगे? शर्मा एस्टेट के अंदर माहौल किसी मातम से कम नहीं था। रमेश शर्मा अपने बड़े से कमरे में एक शेर की तरह बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। उनका चेहरा गुस्से और डर से लाल हो चुका था। बेवकूफ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था उस बूढ़े ओबेरॉय को हल्के में मत लेना। सिर्फ एक चाल में उसने हमारी सालों की बनाई हुई इज्जत, हमारा पूरा साम्राज्य हिलाकर रख दिया। विक्रम, जिसके कमरे से चीजें तोड़ने की आवाजें आ रही थीं, गुस्से में बोला, मैं उस अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे। चुप, रमेश दहाड़े। अब गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेने का वक्त है। गुस्से में ही तुमने पहले भी बेवकूफियां की हैं। उन्होंने अपने वकीलों को, अपने फिक्सर्स को, सबको फोन लगा दिया। मीडिया में अभी कोई कमेंट नहीं देना है।
कह दो कि हम जल्द ही सच सामने लाएंगे और पर्दे के पीछे मुझे पता लगाओ कि उस जन्म प्रमाण पत्र में कोई झोल निकाला जा सकता है या नहीं। उसे झूठा साबित करने के लिए जो करना पड़े करो, जो कीमत लगे मैं दूंगा। मीरा ने यह सारी खबर अपने घर पर अपने माता पिता के साथ टीवी पर देखी। जब उसने टीवी स्क्रीन पर अर्जुन का जन्म प्रमाण पत्र देखा तो उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन ही नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया खिसक गई है। उसका बाप मिस्टर मल्होत्रा, जो कल तक विक्रम की ताकत पर इतराता था, आज उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। अगर ये सच है तो ये बहुत बुरा हुआ। मीरा के कानों में उसके अपने शब्द गूंज रहे थे, यू आर नॉट माई फ्यूचर। अपनी शक्ल देखी है? जिसे उसने अपना भविष्य नहीं माना था वो तो इस पूरे शहर का सबसे बड़ा भविष्य निकला। उसके अंदर जो पछतावा अभी तक एक छोटी सी चिंगारी था वो अब एक आग की तरह उसके अंदर जलने लगा। उसने अपनी उंगली में पहनी विक्रम की दी हुई महंगी एंगेजमेंट रिंग को देखा। आज वो उसे हीरों का गहना नहीं, एक लोहे की भारी सी हथकड़ी लग रही थी। हॉस्पिटल में साक्षी ने भी अपने फोन पर यह खबर देखी। अर्जुन, उसका क्लासमेट, उसका गार्जियन एंजल, शर्मा इंडस्ट्रीज का असली वारिस। यह सच इतना बड़ा, इतना फिल्मी था कि उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे रियूनियन की वो शाम याद आई, अपने कहे हुए वो बेहुदा शब्द याद आए। उसकी आंखें शर्मिंदगी और पछतावे से भर आईं। अपने ठिकाने पर अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय भी टीवी पर उसी तूफान को देख रहे थे जिसे उन्होंने खुद शुरू किया था। अर्जुन खामोशी से स्क्रीन पर चल रही अपनी तस्वीर, अपने नाम पर हो रही बहस को देख रहा था। ये एक बहुत ही अजीब एहसास था। कल तक जिसे कोई पहचानता नहीं था, आज पूरा शहर उसी के बारे में बात कर रहा था। ये तो बस पहली लहर है अर्जुन। मिस्टर ओबेरॉय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। असली जंग तो अब शुरू हुई है। अर्जुन ने टीवी की तरफ देखा जहां शर्मा इंडस्ट्रीज की ऊंची बिल्डिंग दिखाई जा रही थी। लोग अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं मिस्टर ओबेरॉय, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें अब एक नई जिम्मेदारी का बोझ था। तभी मिस्टर ओबेरॉय का वो प्राइवेट सिक्योर फोन वाइब्रेट हुआ। उनके खबरी का फोन था। उन्होंने फोन उठाया और सुनने लगे। सुनते सुनते उनके चेहरे के भाव सख्त हो गए। क्या हुआ? अर्जुन ने उन्हें चिंतित देखकर पूछा। मिस्टर ओबेरॉय ने फोन काटा। विक्रम ने अपना दिमाग खो दिया है। गुस्से और डर में वो पागल हो गया है। मतलब हमारा सुराग लगाने के लिए? ओबेरॉय ने कहा। उसने अब अपने पालतू गुंडों पर नहीं बल्कि प्रोफेशनल लोगों पर भरोसा किया है। उसने शहर के सबसे खतरनाक, सबसे बेरहम आदमी से मदद मांगी है। एक ऐसा आदमी जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं, खन्ना। खन्ना, ये नाम मिस्टर ओबेरॉय के मुंह से निकला और कमरे की हवा जैसे बर्फ की तरह जम गई। अर्जुन ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जिस तरह मिस्टर ओबेरॉय ने इसे बोला था, उस नाम का वजन, उसकी दहशत साफ महसूस हो रही थी। खन्ना कौन है? अर्जुन ने पूछा। उसके अंदर जागा नया आत्मविश्वास इस नए खतरे के सामने थोड़ा डगमगाया। खन्ना इस शहर के अंधेरे का दूसरा नाम है अर्जुन, मिस्टर ओबेरॉय ने एक गंभीर आवाज में समझाया। वो सिर्फ एक गुंडा या एक लोकल डॉन नहीं है। ही इज अ मॉन्स्टर, एक बेहद शातिर, बेहद बेरहम शिकारी। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, उसके लिए ये सब रोज का काम है, एक बिजनेस डील की तरह। रमेश और विक्रम अब अपनी आखिरी सबसे घिनौनी चाल चल चुके हैं। उन्होंने अब इस कॉर्पोरेट जंग को एक सड़क की खूनी जंग में बदल दिया है। अर्जुन को एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। उनकी छोटी सी जीत ने एक सोए हुए अजदहे को जगा दिया था। उसी वक्त शहर के एक अंधेरे पुराने वेयरहाउस में, जहां हवा में जंग और बारूद की गंध घुली हुई थी, विक्रम शर्मा बैठा था। ये उसकी आलीशान दुनिया से बिल्कुल अलग था। यहां हर तरफ परछाइयां थीं और खामोशी में एक अनजाना सा डर था। उसके सामने एक आदमी बैठा था। उसकी उम्र 50 के आसपास होगी। उसने एक साधारण सा कुर्ता पजामा पहना था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बिल्कुल शांत, पत्थर जैसा। लेकिन उसकी आंखें एक चील की तरह थीं, जो अपने शिकार के हर हरकत को, हर डर को पढ़ सकती थीं। ये खन्ना था। तो विक्रम बाबू, खन्ना ने एक बहुत ही शांत लेकिन चुभने वाली आवाज में कहा, कौन है वो बदनसीब जिसकी वजह से आपको हमारे इस गरीब खाने तक आना पड़ा? विक्रम को उसकी ये बाबू वाली बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसने अपना गुस्सा काबू में रखा। वो जानता था इस आदमी से दुश्मनी मोल लेना मौत को दावत देना है। उसने अपने फोन से अर्जुन की तस्वीर निकाली और टेबल पर रख दी। ये लड़का अर्जुन शर्मा, और इसके साथ एक बूढ़ा वकील है, ओम प्रकाश ओबेरॉय। खन्ना ने तस्वीर पर बस एक नजर डाली। चेहरा तो बहुत मासूम है,
पर लगता है इस मासूम चेहरे ने आप जैसे ताकतवर आदमी की रातों की नींद उड़ा दी है। जरूर इसमें कुछ तो खास होगा। वो सब तुम्हारा काम नहीं है खन्ना, विक्रम ने थोड़ी अकड़ से कहा। काम की बात करो, मुझे ये दोनों चाहिए, जिंदा या मुर्दा, आई डोंट गिव अ डैम। बस इनकी कहानी खत्म होनी चाहिए। काम तो हो जाएगा विक्रम बाबू, खन्ना ने कहा। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो खन्ना ना कर सके, सवाल सिर्फ कीमत का है। कीमत की चिंता मत करो, विक्रम ने एक बड़ा सा बैग टेबल पर रखते हुए कहा। इसमें 25 लाख एडवांस है, काम होने के बाद इससे डबल और मिलेगा। खन्ना ने बैग की तरफ भी देखा नहीं, उसकी नजरें अब भी विक्रम पर ही टिकी थी। ठीक है, समझो आपका काम हो गया, अब आप जा सकते हैं। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो विक्रम को नहीं अपने किसी नौकर को ऑर्डर दे रहा हो। विक्रम को बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन वो चुपचाप उठा और वहां से निकल गया। जब विक्रम चला गया तब खन्ना ने वो तस्वीर उठाई। उसने अर्जुन के चेहरे को गौर से देखा। राजेंद्र शर्मा का बेटा, तो आखिर विरासत की जंग शुरू ही हो गई। अपने आलीशान घर के अंधेरे कमरे में विक्रम अकेला खड़ा था। खन्ना से मिलने के बाद उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। अब उसे विश्वास था कि अर्जुन का अंत निश्चित है। उसने अर्जुन की वही तस्वीर जो उसने खन्ना को दिखाई थी, उसकी एक कॉपी अपने पास रखी थी। उसने उसे देखा, एक साधारण गरीब लड़के का चेहरा। तो तुम हो असली वारिस? उसने उस तस्वीर से पूछते हुए एक नफरत भरी आवाज में कहा। तो क्या हुआ? इस जंगल का, इस शहर का, इस साम्राज्य का सिर्फ एक ही शेर दिल है, और वो मैं हूं, विक्रम शर्मा। उसने गुस्से में उस तस्वीर को अपनी मुट्ठी में भींचकर मसलकर एक कचरे के ढेर में बदल दिया। ये विरासत, ये कंपनी, ये पावर, ये सब कुछ मेरा है, वो दीवानों की तरह बड़बड़ाया। मैंने इसके लिए मेहनत की है, मैंने साजिशें की हैं, मैंने अपने रास्ते के हर कांटे को हटाया है। मैं इसे किसी सड़क छाप लावारिस के हाथों में ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके चेहरे पर एक बेहद ही क्रूर, एक बेहद ही खतरनाक संकल्प था। इफ ही इज द एयर, उसने धीरे से एक कसम की तरह कहा, आई विल डिस्ट्रॉय हिम बिफोर ही क्लेम्स इट। अगर वो वारिस है तो मैं उसके हक जताने से पहले ही उसे बर्बाद कर दूंगा। उसने अपनी आंखें खोली, उनमें अब पागलपन था। मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि लोग वारिस की कहानी हमेशा के लिए भूल जाएंगे। वो सिर्फ उसके दर्दनाक अंजाम को याद रखेंगे। अपने ठिकाने पर अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय भी एक बहुत बड़ा फैसला ले रहे थे। खन्ना के इस गेम में आने के बाद दिल्ली अब हमारे लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है अर्जुन, मिस्टर ओबेरॉय ने समझाया। हम इस तरह छिपकर उसके अगले हमले का इंतजार नहीं कर सकते। हमें कुछ वक्त के लिए यहां से हटना होगा। हमें अपनी सेना को मजबूत करना होगा, नए हथियार तैयार करने होंगे। अर्जुन ने अपने पिता की तस्वीर की तरफ देखा। वो भाग नहीं रहा था, ये एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट थी। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर ओबेरॉय, हमें 2 कदम पीछे हटना होगा ताकि हम 100 कदम आगे की छलांग लगा सकें। उसी रात एक अंधेरी, अनजान गाड़ी दिल्ली के बाहरी हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। अंदर अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय बैठे थे। अर्जुन ने पलटकर पीछे छूटते हुए शहर की रोशनियों को देखा। वो इस शहर से एक हारे हुए, जलील किए हुए लड़के की तरह निकला था, और अब वो इसे एक भगोड़े, एक निशाने की तरह छोड़ रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। उसकी आंखों में एक आग थी, वापस लौटने की आग। ये अंत नहीं था, ये तो बस अंत की शुरुआत थी। एक वारिस ने अपना सच जान लिया था और एक गद्दार ने उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा ली थी। दिल्ली से दूर अर्जुन की विरासत की, उसके अस्तित्व की असली जंग अब शुरू होने वाली थी। आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में क्या होगा? कमेंट करके बताओ। आपका सपोर्ट ही इन स्टोरीज को जिंदा रखता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।